नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 7 हमारी चल रही है हिस्ट्री की हमारे अतीत सेकंड, जिसमें आज अध्याय नंबर 3 आ चुका है, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत काल की, यानी 12वीं से लेके 15वीं शताब्दी के बारे में जानेंगे। दिल्ली के बारे में कौन कौन से शासक थे और कौन आए थे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन डेली आपको मिलते हैं। इसका अगला टॉपिक होगा हमारा मुगल, और इससे पहले हमने नए राज्यों के बारे में चर्चा की थी, राष्ट्रकूट वंश की, चोल वंश की, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे स्पेशल दिल्ली, यानी 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक क्या हुआ था इतिहास के अंदर, उसके बारे में एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 7 में जानेंगे। इससे पहले थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रताप क्लासेस पर आपको एनसीईआरटी बुक्स सामाजिक अध्ययन एसएसटी की कक्षा 6 से 10 तक नवीनतम जो पुस्तकें हैं उनका जो है ऑनलाइन टेक्स्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है मात्र 100 रुपए में। तो अच्छे तरीके से ले उन्हें पढ़ें। और संपूर्ण विज्ञान की आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान मात्र 100 रुपए में, तीनों का कॉम्बो एक ही जो है टेक्स्ट सीरीज में मिल जाएगा। अच्छे तरीके से रिवीजन करें, टॉपिक भी दिए हुए हैं आप, ठीक है। उसके बाद में ओल 2023 का आप करंट लेना चाहते हैं तो 50 रुपए में मिल जाएगा आपका। फिर सूचना साई के जो साथी तैयारी करें तो उनको करंट के लिए स्पेशल, आपको पता है करंट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट मिल जाएगा। आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और राजस्थान पुलिस के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से आप एग्जाम को क्लियर करने वाले हो, वही टॉपिक हमने डाले हैं ताकि आप अच्छे तरीके से उन्हें कवर कर पाए। तो करें प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। फिर बात करते हैं, हमारा पहला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी, एके के बारे में बात करेंगे। एके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनवाया था। वह किस जगह था? तो याद रखना है, ये सीरी नामक एक गैरीसन शहर बनवाया था, ये था दिल्ली के अंदर। कहाँ पे था? दिल्ली के अंदर था, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनवाया था। अब आपको याद रखना है, सीरी नामक एक गैरीसन शहर क्यों बनवाया गया था? क्योंकि अपने सैनिकों के लिए उन्होंने बनाया था, ठीक है। फिर 2 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। अब जो जीके के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो कहीं से नहीं बन रहे हैं, इन बुकों से ही बन रहे हैं, और अलग बुकें नई तैयार हो रही है और आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो अच्छे तरीके से बेसिक आपको पढ़ना है, तो ये एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इब्न बतूता किस देश का था? अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोरक्को देश, ठीक है। कहाँ का था? अफ्रीका देश के अंदर है मोरक्को, वहां से आया था ये इब्न बतूता, ठीक है। मुख्य तथ्य की बात करेंगे, अगले बात करते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। क्या कथन सही है? तो करेक्ट है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूत किया था, इनकी सारी पद्धति जो अपनाई थी। फिर मुगल सम्राट अकबर के बारे में बात करें तो शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था जो की, थोड़ा सा ये आपको याद रखना है। तो इसमें आंसर 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, शेरशाह ने प्रशासनिक सुधार के तहत राज्य के हित की रक्षा व प्रजा के उद्धार के लिए उपाय दोनों को समान महत्व दिया। इसी के तहत उसने सैन्य व आर्थिक सुधार किए। वहीं शेरशाह के स्थानीय शासन के सिद्धांत, जिसने राज्य में कानून एवं व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने में सहयोग दिया। शेरशाह ने निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय पर विशेष ध्यान दिया। शेरशाह प्रशासन की यह विशेषताएं अकबर द्वारा भी ग्रहण की गई थी, तो याद रखना है ये। फिर है कि शेरशाह ने निम्न में से किस या किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एक तो चौसा का युद्ध में। किस में? चौसा के युद्ध में। तो चौसा का युद्ध हुआ कब था? 1539 के अंदर। 1539 के अंदर शेर खान ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। दूसरे हम बात करें युद्ध की, तो दूसरा युद्ध था देहरिया का युद्ध। कौन सा? ये अपना बिलग्राम का, कन्नौज का युद्ध, ठीक है। कौन सा? कन्नौज का युद्ध। तो 1 व 2 क्या हो जाएगा? 1 व 2 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। देखिए, शेर खान ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया। शेर खान ने इस युद्ध के बाद अपने को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना है, शेर शाह की उपाधि कब धारण की थी?
चौसा युद्ध के जीतने के बाद। उसने शीघ्र ही बंगाल पर अधिकार कर लिया और पूर्व में मुगलों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करने करके कन्नौज पहुंच गया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुमायूं शेर शाह के द्वारा निर्णायक तौर पर पराजित हुआ। दिल्ली पर शेर शाह का नियंत्रण स्थापित हुआ और द्वितीय अफगान सम्राट की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो याद रखना है, द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव कब पड़ी थी? इस कन्नौज के युद्ध के बाद में। फिर देखिए, मध्यकाल में रानी दीदा किस क्षेत्र की शासिका थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपको, क्या आप जानते हैं? इसके अंदर मिल जाएगा एनसीईआरटी में। तो रुद्रा देवी और रानी दीदा के बारे में रजिया सुल्तान की तरह ही कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसमें हम बात करें तो ये कहाँ की शासिका थी? कश्मीर की। ठीक है, कहाँ की थी? कश्मीर की, याद रखना है। देखिए, रानी दीदा कश्मीर की महिला शासक थी। उनका नाम दीदी या बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिया रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का थोड़ा था। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? ये भी वहां पे दिया हुआ है। तो रुद्रमा देवी किस वंश की शासक थी? ये काकतीय वंश की थी। ठीक है, याद रखना, ये काकतीय वंश की रुद्रमा देवी जो शासिका थी। देखिए, रुद्रमा देवी आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारगल क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश की शासिका थी। रुद्रिमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। फिर बात करें, नीचे दिए गए कथन व कारणों को ध्यान से पढ़े। कथन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से प्रचालित थी। क्या ये बिल्कुल कथन सही है? ठीक है, फिर कहता है कि कारण कहता है कि सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे। तो दोनों बिल्कुल कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, फिर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। किसके? मंगोल आक्रमण हुए। इससे मजबूर होकर अलाउद्दीन को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। बड़ी सेना को संभालने में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार लागू किए, जिसमें सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण की नीति थी। तो याद रखना है कि बाजार नियंत्रण की नीति किसके द्वारा लिखी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखना है। ठीक है, फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। क्या ये बिल्कुल सही है कथन? फिर अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नगद वेतन देना तय किया। बिल्कुल दोनों कथन सही है, याद रखने हैं आपको। सैनिकों को इक्ता की जगह क्या किया? नगद सीधे वेतन देता था। और मंगोलों ने सर्वाधिक अलाउद्दीन समय के वो किए थे आक्रमण। तो इसका आंसर 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिस कारण अलाउद्दीन को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना आरंभ किया था। फिर देखिए, 9 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? ये हूबहू प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन हो जाएगा बाजार नियंत्रण की लागू करने वाला? अलाउद्दीन खिलजी, अभी हमने चर्चा की थी, याद रखना ये। देखिए, तो ठीक है, ये आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था ये बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक में किया था। किसमें? तारीखे फिरोज शाही में किया था। ये भी आपको याद रखना है, बर्नी की पुस्तक थी, तारीखे फिरोज शाही के अंदर किया। दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को बढ़ते हुए कालखंडों में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या करना है? व्यवस्थित करना है। हम बात करें सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले तुर्की, ठीक है, उसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। यानी तुर्की शासक कब आया था? 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, फिर खिलजी वंश की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तुगलक वंश, तो 1320 गयासुद्दीन तुगलक और वो बलबन आए थे, तो 1414 के अंदर 14 तक। फिर सैयद वंश, जैसे लोधी वंश, सैयद वंश आ गया। ठीक है, ये 1414 से लेकर 1451 तक ये शासक थे। याद रखना है, ये पॉइंट आपसे सत्य असत्य में या मिलान चिन्ह में दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर 3 नंबर। आगे बात करते हैं। देखिए, तुर्की शासक 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, यानी सबसे कम समय तक शासन रहा था इनका।
तुगलक वंश की बात करें तो 1320, यानी मेन भूमिका तो किसकी थी, एक की थी, अलाउद्दीन खिलजी की थी। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। फिर देखिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, पहला है कि मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने व चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर की बात करें तो दोनों सही हो जाएंगे कि मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, ठीक है, एक तो है ही। फिर इसने क्या किया कि कीमतों पर नियंत्रण किया। वहां पे क्या उन्होंने किसने किया, टोकन चलाया है, क्या चलाया, टोकन, ये याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए बात करें तो सांकेतिक मुद्रा नहीं थी, कैसी थी, सोने चांदी के नए, और कैसी थी, एक सस्ती धातु से बनाए गए थे। तो एक व दो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए, जिस कारण मजबूर होकर तुगलक को एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़ी। इस सेना के प्रबंधन के क्रम में कीमतों पर नियंत्रण की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, जो कुछ कुछ आज की कागज की मुद्रा की तरह थी। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। अब अच्छा प्रश्न जो होता है यहाँ पे बनता है, और यहीं से बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न ये। तो ये सीटेट में आपको सत्य असत्य में मिल सकते हैं, ठीक है, तो अच्छी तरीके से देख लेना इसको, कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर है ये। एक तो याद रखना है किस पर, कृषि पर लगने वाला कर कौन सा है, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो खराज जो है कृषि पर लगने वाला कर था। अब आपको इसी दिया जाएगा, आपको दीजिएगा सूची फर्स्ट में ये दीजिएंगे, सूची सेकंड में ये दे दी जाएंगे। तो इसमें देखिए, जैसे खरा ज़कात के समय लिख दिए जाएंगे कि ये कृषि पर लगने वाला कर है। खराज के आगे और लिख दिया जाएगा जैसे मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। तो अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, हम बात करें तो इसका आंसर तो हो जाएगा कृषि से लिए बना, लेकिन मैं थोड़ा सा तथ्य आपको बताता हूँ। खराज होता था, कृषि पर लगने वाला कर होता था, जो कि उत्पादन का 50% होता था, याद रखना है। खुम्स, एक खुम्स कर था, लूट का धन होता था जो सैनिकों व राजकोष के बीच बांटा जाता था, ठीक है। फिर है जकात, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर केवल संपन्न वर्ग से, ठीक है। तो जकात याद रखना है, एक धार्मिक कर था, ठीक है। फिर बात करें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिए गए कथन व कारणों पर विचार कीजिए। मुक्ति लोगों को एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था, बिल्कुल सही है ये कथन, क्या हो जाएगा, बिल्कुल, कथन बिल्कुल ये सही है। फिर कहता है, ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके, उनका पद वंश व परंपरा से न चले। तो दोनों कथन की कारण की व्याख्या सही कर रहे हैं। मुक्ति लोगों को एकता इसलिए रखा जाता था ताकि वो अपना नियंत्रण ना करे और क्या करे, वंश परंपरा से न चले। तो ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। तो देखिए, कथन व कारण दोनों सही हैं। ये तो आ गया, दिल्ली सल्तनत में मुक्ति लोगों को एकता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था ताकि मुक्ति लोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके और उनका पद वंश व परंपरा से न चले। फिर दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के बारे में देखिए, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके एकता कहलाते थे, बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न आकार वाले जो इलाके थे, इन इलाकों के जो एकता है, इन इलाकों को ही क्या कहते थे, इलाकों को जो संभालने वाले थे उनका क्या कहते थे, एकता कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, एकता। इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे, बिल्कुल गलत है। इन जो इक्ता थे, इन इक्तों को संभालने के लिए इन पर एक अधिकारी और रखे गए थे, उनका नाम था सूबेदार। सूबेदार अधिकारी, क्या कहते थे, सूबेदार अधिकारी रखे गए थे। इन जो ये इलाकों को एकता संभालते थे, इन इलाकों के ऊपर ही इनको क्या संभालते थे, सूबेदार संभालते थे, ठीक है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। फिर बात करें, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे तथा इन इलाकों को संभालने वाले सूबेदार अधिकारी इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे। इनका फर्ज था कि ये अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करें और कानून व्यवस्था बनाए रखे इन इलाकों के ऊपर। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बदगा, याद रखना शब्द, बदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, बदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो ये गुलाम के लिए, किसके लिए, गुलाम के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। थोड़ी सी हम बात करेंगे आगे। गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता है, याद रखना है, किसमें, फारसी में, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था।
साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता था, यानी बेटों से भी बढ़कर इन पर विश्वास किया जाता था, इन गुलामों पर। तो फारसी में इन्हें बदगा कहा जाता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो किस से खड़ा है? मक्का की तरफ, मक्का मदीना की तरफ जो है खड़ा होकर क्या करता है? नमाज पढ़ता है। और इस मक्का की ओर दिशा जो की हुई है, इसको क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसको कहते हैं किबला। ठीक है, क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। ठीक है, किबला। मस्जिद के खंभों वाले कक्ष को लीवान कहते हैं। मस्जिद के जो खंभे वाले कक्ष होते हैं उन्हें लीवान कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरह मुख करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को ममसूरा कहते हैं। मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। तो ये थोड़ा मस्जिद के बारे में बताया हुआ है दिल्ली सल्तनत के अंदर। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुंदर व मदुरई व जावूर जैसे सुदूर दक्षिण भारतीय राज्यों को तक को भी पराजित किया था? तो ऐसा कौन सा शासक था? तो ये था, आपको पता है कौन सा? अलाउद्दीन। कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा यहाँ पे। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को विजित किया। दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेनानायक मलिक काफूर, ये बहुत ही खतरनाक इसका सैनिक था, के नेतृत्व में हुई। साथ ही उसने इन राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ वार्षिक कर ही उनसे सुनता था। तो आप देखना, पद्मिनी जो मूवीज बनी हुई है उसमें इस अलाउद्दीन का रोल किया हुआ है और मलिक काफूर का भी रोल है, वो इतना खतरनाक बताया हुआ है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले मैंने बताया था गैरीसन के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि क्यों बनाया जाता था, इसके लिए क्यों महत्वपूर्ण था। तो ये था कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले या बंद शहर क्या होते थे? गैरीसन शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आज के इतने ही लगभग क्वेश्चन थे, मैंने पूरे जो इस लेसन से बनाए थे, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।